भारत के प्रधानमंत्री समरकंद क्यों गए? क्या है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का इतिहास? चीन लद्दाख यानी कि पूर्वी लद्दाख से सेनाएं हटा करके भारत को क्या संदेश देना चाहता है, और नेपाल के रास्ते वो क्या करना चाहता है जो हाल ही में उसने 6 सूत्री एक समझौता नेपाल के साथ किया है। नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके पसंद आएगा और इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। संभव है कि किसी युवा की नौकरी वाली किसी परीक्षा में इसकी बताई गई कोई बात उसकी मदद करे, यानी कि यह वीडियो देख करके युवा को कुछ मदद मिले। अब टॉपिक तो आपकी समझ में आ ही गया है। अब सीधे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में पहुंच चुके हैं और वह 15 और 16 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की शिखर बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात होगी। लद्दाख के एक पॉइंट से सेना पीछे हटाकर चीन ने शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात का माहौल बनाया है। अन्य पड़ोसी नेताओं के साथ में मुलाकात अभी तय नहीं है, ये वहीं जाके तय होगा। अब जानते हैं एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का इतिहास क्या है। 1996 में पहली बार चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर के संघाई 5 नाम से एक संगठन की स्थापना की। यह बैठक संघाई में हो रही थी, इसलिए संगठन के नाम के साथ में संघाई जोड़ा गया। सन 2001 में एक बार फिर से इस संगठन की शिखर बैठक हुई, जिसमें उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। वही उज्बेकिस्तान जो आज इसकी मेजबानी कर रहा है। अब कुछ समय के लिए इस संगठन को संघाई 6 के नाम से भी जाना गया, फिर बाद में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससीओ कहते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। 2005 में कजाकिस्तान के आस्ताना में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी पहली बार ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए। कजाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने इस सम्मेलन में अन्य लोगों का स्वागत करते हुए यानी कि नए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में शामिल देशों के नेता मानवता की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसके बाद ईरान को भी सदस्यता दे दी गई। अभी इसके 9 सदस्य देश हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये चारों देश मध्य एशियाई देश कहलाते हैं। यूएसएसआर से अलग हुए ये देश हैं। इसके अलावा इन चारों के अलावा चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और ईरान। अब देखते हैं कि एससीओ का क्या उद्देश्य है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के संगठन हैं, तो एससीओ भी उनमें से एक है या कुछ नया है। एससीओ का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर सहयोग बढ़ाना है। पश्चिमी मीडिया मानता रहा है कि एससीओ का मुख्य उद्देश्य नाटो को काउंटर करना है, यानी कि नाटो आप समझ रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। हालांकि नाटो का विस्तार पूरी तरह से सैन्य संगठन के तौर पर है, जबकि एससीओ गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यह किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करता है। एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया, यानी कि इसके चार्टर पर 2002 में साइन हुए और इसे 2003 से लागू किया गया। इन सदस्य देशों के बीच में राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एससीओ की स्थापना हुई है। इसके साथ ही शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन,
पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में भी संबंध बढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रसंगवश की एंट्री जरूर हो गई है। रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स में आपको मैं समझा रहा हूँ और प्रसंगवश का पर्दा खोलते हैं। SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बेलारूस के भी शामिल होने की संभावना है। बेलारूस वो वही है जो कि यूक्रेन के उत्तर में है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रूस का परम मित्र है। भारत वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सदस्य देशों की पब्लिक टू पब्लिक संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। अब ये क्यों लिया गया है? ये इसलिए लिया गया है, प्रत्येक वर्ष जो सदस्य देश अध्यक्षता संभालता है उस देश के किसी एक सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को यह उपाधि प्रदान की जाएगी। यानी कि उस दौरान इस शहर में SCO से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी होंगे, वहाँ के लोगों का आना जाना होगा। सांस्कृतिक विरासत को इन देशों के बीच में लोकप्रिय बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब जो ये समरकंद में शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसके समाप्त होने के बाद भारत अध्यक्ष पद संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को ही करनी है। समरकंद से कुछ याद आ रहा होगा आपको। समरकंद चीन के रेशम रूट यानी कि सिल्क रूट के सबसे प्रमुख शहरों में एक रहा है। इस शहर को अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने नेस्तनाबूद कर दिया था। तैमूर लंग ने इसे अपनी राजधानी बनाया और बाबर भी इसको हथियाना चाहता था, लेकिन वो उसमें विफल रहा। उसके बाद वो काबुल के रास्ते से नई दिल्ली यानी कि दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब रहा। अब प्रसंगवश का पर्दा गिरा देते हैं। अब फिर आते हैं मूल टॉपिक पर। मूल टॉपिक यानी कि SCO के शिखर वार्ता और इसका भारत के संबंधों पर पड़ने वाला असर, क्योंकि भारत अभी कूटनीतिक रूप से काफ़ी काम कर रहा है। समरकंद में शिखर सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को हो रहा है और इससे पहले ये शिखर सम्मेलन किस लेवल का हो सकता है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे ऊंची परिषद यानी कि सबसे टॉप पर राष्ट्राध्यक्षों की परिषद है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष यानी कि आमतौर पर राष्ट्रपति ही इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आता है शासनाध्यक्षों का परिषद, यानी कि जो गवर्नमेंटल हेड हैं, गवर्नमेंट को हेड करते हैं, इसमें आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। ये दूसरे नंबर की कमेटी है। तीसरे नंबर की कमेटी में विदेश मंत्रियों की परिषद आती है। इसके बाद फिर चौथे नंबर का स्तर है जो रीजनल आतंकवाद रोधी संरचना RATS है। ये समय समय पर आपस में बातचीत करते रहते हैं। अब SCO के बारे में थोड़ा और जानकारी लें तो SCO के पास में मैन पावर की कमी नहीं है। देखिए, चीन 150 करोड़, भारत 135 करोड़, रूस इतना बड़ा देश, बाकी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है 20-22 करोड़ का। तो इस तरह से ये देखें कि ये संगठन के पास में दुनिया की आधी आबादी है। तो इस संगठन की कूटनीतिक ताकत भी इससे बढ़ जाती है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अमेरिका ने 2005 में इसके भविष्य को देख लिया था और इसके लिए उसने एक एप्लीकेशन भी लगाई, आवेदन किया कि मुझे इसका सदस्य बनाया जाए। BBC की वेबसाइट कहती है कि 2005 में अमेरिका ने सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, मगर अमेरिका के आवेदन को सिरे से नकार दिया गया। SCO को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑब्जर्वर का दर्जा दे रखा है। आप समझिए कि एक संगठन जो पिछले 20 साल जिसको हो रहे हैं, 22 साल हो रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर हो चुका है। इसके साथ ही
एससीओ ने यूरोपीय यूनियन, आसियान, कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी में भी संबंध स्थापित कर रखे हैं। अब ये थोड़ा सा ये चर्चा करें कि इस संगठन में भारत के शामिल होने का क्या फायदा है। सबसे पहला लाभ तो ये है कि सदस्यों के बीच में कोई मतभेद होता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस मंच के माध्यम से उसमें बातचीत की जा सकती है। ऐसा अवसर 2015 में आया है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ में इसी बैठक के मंच पर द्विपक्षीय वार्ता की थी। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में मास्को सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ में 5 सूत्री समझौतों पर एक वार्ता की थी, यानी कि पूरा माहौल बनाया था। आपको ध्यान होगा कि हाल में 2-3 महीना पहले एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री हमारे भारत के विदेश मंत्री से अनावश्यक भिड़ गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। आप जानते हैं कि उनकी जो समझ है या उनके बारे में जो एक पूरा अंडरस्टैंडिंग बनी है वो किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन एस जयशंकर ने उनको उनकी औकात बता दी। भारत नाटो का सदस्य तो नहीं है, लेकिन अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज समूह यानी कि क्वाड का हिस्सा है, यानी कि ये चौथा देश भारत है क्वाड का। तो 2 अलग प्रकृति के समूह हैं। क्वाड बिल्कुल अलग है। क्वाड और नाटो लगभग एक प्रकृति के हो जाते हैं, लेकिन एससीओ बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करके जो भारत चल रहा है यह भारत के गुटनिरपेक्ष व्यवहार को दर्शाता है। हाल ही में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में बहुत तेजी से इसके विस्तार का एजेंडा तैयार किया गया। इसी मीटिंग में इसके विस्तार पर बात हुई तो अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया और नेपाल को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया, जबकि मिस्र, कतर और सऊदी अरब को पार्टनर के रूप में इस बैठक में बुलाया गया है। अब आते हैं समरकंद शिखर सम्मेलन से पहले भारत और उसके पड़ोस का जो इकोसिस्टम है वो कैसा रहा है। इस बीच देखिए, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसके 16वें राउंड की बैठक हुई और बातचीत के बाद चीन इस बात पर राजी हो गया कि पूर्वी लद्दाख के कोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से वो जो है अपने सैनिकों को वापस कर लेगा। अब जो है पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में डेमचौक और देप्सांग क्षेत्र हैं जिनका समाधान निकलना बाकी है। बाकी जगह ये सेनाएं अपने 2020 की स्थिति में आ चुकी हैं। वैसे ड्रैगन और पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। लद्दाख में कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं कि इधर चीन ने नेपाल के साथ एक समझौता कर लिया। 13 सितंबर 2022 को, यानी कि अब से 2 दिन पहले, नेपाल में उसने एक 6 पॉइंट वाला समझौता किया है। चीन ने इसके लिए अपने तीसरे नंबर के बड़े नेता यानी कि शी जिनपिंग के बाद जिसकी हैसियत तीसरे नंबर की है, उस नेता, उसका नाम है ली झांसू, उसको नेपाल भेजा। नेपाल के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष यानी कि वहाँ के जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपकोटा ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत लहासा वाले रेल लाइन को काठमांडू, पोखरा और लुम्बिनी तक बढ़ाने को राजी हो गए हैं। इसके अलावा सरकार और सुपरवाइजरी को आपस में मॉनिटरिंग करने के लिए इन्होंने एक समझौता और किया है, यानी कि 6 पॉइंट जो हैं उन्हीं में से 1 पॉइंट सरकार को चलाने वाला भी है। श्रीलंका का हाल देखने के बाद अगर नेपाल चीन के साथ इस तरह के सहयोग करने पर आमादा है तो इसे नेपाल की किस्मत ही मानना चाहिए, इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए। अब मनाने या उसको पुचकारने का समय चला गया है। अब ये समय जो आ रहा है
इसमें भारत को अपने बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए, चाहे लिपू लेक हो या काला पानी हो या बनबसा वाला हो या इधर बहराइच और बिहार तक का बॉर्डर हो। आज एससीओ शिखर बैठक के बहाने एससीओ भारत और उसके पड़ोस पर कुछ चर्चाएं हो गई। उम्मीद है कि आपको एक जो एससीओ के इर्द गिर्द यानी कि संघाई सहयोग संगठन के आसपास जो एक कूटनीति चल रही है और उसमें भारत अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास कर रहा है कि सफलता हमें ही मिले, तो वो आपने यहाँ पर समझा होगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको समझ में आए यानी कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अभी तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।